हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका 3 महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे उनसे मेरा अपील है वे लोग ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है उपसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता यानी कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या है। तो दोस्तों इसके पहले वाले क्लास में इसके पहले वाले क्लास में यानी कि लेक्चर 3 में मैंने एक एग्जाम्पल दे के आपको बताया था, जैसे K4FeCN6। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अंदर कोष्ठक के अंदर सबसे पहले मिलने वाला मेटल या आयन वह कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु यह आयन। ठीक है, और इस कोष्ठक के अंदर, इस गुरु कोष्ठक के अंदर इस केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर अंदर जितने भी आयन या अणु हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं। इसमें तो केवल साइनो है, ये क्या कहलाएगा? लिगेंड्स। क्या कहलाता है? लिगेंड्स। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इसको भी बताया था कि जो कोष्ठक के बाहर होते हैं या इस साइड हो या उस साइड हो उसको हम लोग कहते हैं प्रति आयन, पर आयन। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा था। और दोस्तों अगर इसको हम लोग बांटते हैं, अगर तोड़ा जाए तो किस में टूटेगा? K प्लस कितना? 4K है तो 4K प्लस, और किस में टूटेगा? FeCN6 और 4 प्लस है यहाँ पे तो 4 माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ये नहीं टूटता है, ये जो हिस्सा है ये नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि साइनो जो है इसको, जब साइनो जो है सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब देता है तो एक बॉन्ड साइन कराता है और एक बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये बॉन्ड इसी शर्त पे बनता है कि ठीक है मैं आपको आपकी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा लेकिन आपको मेरे साथ बंध के रहना पड़ेगा, इसलिए ये इसी तरह रहेंगे। तो इसमें ये जो हिस्सा है इसको तो हम परायन कहते हैं। ये जो हिस्सा है यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु और ये क्या है? लिगेंड। इस वाले हिस्से को ही हम लोग दोस्तों कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहते हैं। क्या? कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहते हैं। तो यही है हमारा कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसका परिभाषा है कि केंद्रीय धातु परमाणु, ये वाला, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन से, मतलब इससे सेंट्रल मेटल एटम या आयन से किसी एक निश्चित संख्या में, ठीक है ना, आवंधित आयन, ये जो है CN इससे जुड़े हुए हैं आयन अणु मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? कोऑर्डिनेशन इंटिटी का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन साथ ही साथ आपके बोर्ड पे दिया हुआ है कि ये सारे कंपाउंड्स आपके बोर्ड पे दिए गए हैं और इसमें पता लगाना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन इंटिटी कौन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन इंटिटी कौन है। कंपाउंड नंबर 1, देखिए कंपाउंड नंबर 1 में हमने तो देखा कि इसमें कंपाउंड नंबर 1 में ये टूटता है 4K प्लस और कौन चीज़? FeCN6। ठीक है, 4 माइनस, ये है आपका कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी। ठीक है, जैसा कि वहाँ पे मैंने देख के बताया था। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो बाहर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे ये सभी टोटल के टोटल क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटिटी है। NiCO4 बाहर कोई है नहीं, इसलिए ये टोटल के टोटल क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटिटी है। यहाँ पे देखिए ये टूटेगा 2K प्लस और कहाँ? PtCl4 कोष्ठ के अंदर 2 प्लस है तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस वाले कंपाउंड में हम लोग कोऑर्डिनेशन इंटिटी कौन है? तो यहाँ पे बाहर कोई नहीं है, तो यानी कि ज्यों का त्यों जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे। ये सभी क्या हैं? CrNH3 6Cl3, ये सभी क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटिटी हैं। ठीक है, इस वाले में हम देखते हैं 2K प्लस
ठीक है। और किस में टूटा, NiCN6 और 2 माइनस। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन ये किसी एक निश्चित संख्या में आवंधित आयन या अणु से मिलकर एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का निर्माण करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसमें देखिए पीटी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम्स है और ये लिगेंड से, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग उसको नहीं समझ पाएँ, तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग अब नोट कर सकते हैं। अब आगे की ओर हम लोग आगे पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग साल्ट्स पढ़ते हैं, लवण पढ़ते हैं। तो दोस्तों साल्ट्स जो होते हैं, लवण जो होते हैं, वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है सिंपल सॉल्ट, ठीक है, यानी कि साधारण या सरल बोल सकते हैं, सरल लवण, ठीक है। और एक होता है एडिशनल साल्ट, यानी कि योगशील लवण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सरल लवण के बारे में पढ़ते हैं। सरल लवण का 1-2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उसके बाद में इसको समझाता हूँ। जैसे KCl, NaCl, ठीक है, CuSO4, ये सभी क्या है, सरल लवण है। तो सरल लवण जैसे KCl है, इसको जब हम जलीय विलयन में डालते हैं तो इसमें 2 आयन मिलते हैं, एक K+ मिलता है और एक Cl- मिलता है। इसको भी हम डालते हैं तो एक Na+ मिलता है और एक Cl- मिलता है, ठीक है। तो सरल लवण किसे कहते हैं, तो ऐसा लवण जो 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बना हो, एक धन आयन एक ऋण आयन। क्या सरल लवण किसे कहते हैं, तो ऐसा लवण जो 2 प्रकार के आयनों से मिलकर बना हो, एक धन आयन और एक ऋण आयन, यानी कि ऐसे लवण जिसमें 2 प्रकार के आयन पाए जाएं उसको हम लोग सरल लवण कहते हैं। अब रही बात कि योगशील लवण किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, योगशील लवण किसे कहते हैं, तो जब 2 प्रकार के सरल लवण, क्या सरल लवण, 2 प्रकार के सरल लवण आपस में जुड़ते हैं, क्या 2 प्रकार के सरल लवण के जलीय विलयन को 2 प्रकार के सरल लवण के जलीय विलयन को आपस में मिला देंगे। एडिशनल का मतलब, ऐड मतलब क्या होता है, योग, यानी कि जोड़ना। 2 प्रकार के सरल लवण के जलीय विलयन को आपस में मिलाकर क्रिस्टलीकरण करेंगे और इस प्रकार जो लवण प्राप्त होता है उसको योगशील लवण कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सरल लवण ऐसे लवण जिसमें 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन, उसको हम लोग सरल लवण कहते हैं। अब बात है योगशील लवण किसे कहते हैं, तो 2 सरल लवणों के जलीय विलयन को मिश्रित कर, यानी कि मिलाकर पुनः क्रिस्टलीकरण करके जो लवण प्राप्त किए जाते हैं, जो ठोस प्राप्त किए जाते हैं, उसको योगशील लवण कहते हैं। समझने वाली बात है। अब योगशील लवण जो है वह कितने प्रकार का होता है, तो ये योगशील लवण 2 प्रकार का होता है। एक होता है डबल साल्ट, क्या डबल साल्ट, इसका हिंदी में लिख देता हूँ द्विक लवण, क्या द्विक लवण, ठीक है। बहरहाल हमको यही पढ़ना है, आपकी किताब में एनसीईआरटी के बुक में यही दिया हुआ है द्विक लवण क्या है। और एक है कम्प्लेक्स साल्ट, क्या कम्प्लेक्स साल्ट, यानी कि जटिल लवण, ठीक है, या संकुल लवण। तो ये 2 प्रकार के लवण। तो होता क्या है, द्विक लवण और जटिल लवण, ये दोनों लवण कैसे लवण है,
एडिशनल साल्ट है, यानी कि योगशील लवण है। और योगशील किससे बनता है? तो सरल लवण प्लस सरल लवण, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। इन दोनों के जलीय विलयन को आपस में मिला देंगे और मिला के पुनः क्रिस्टलीकरण कर देंगे। तो इस प्रकार जो लवण प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को योगशील लवण कहते हैं। यानी कि ये जो लवण है और ये जो लवण है, ये दोनों तो इसी के प्रकार हैं। इसका मतलब द्विक लवण भी सरल लवण के संयोग से बनता है और जटिल लवण भी इसी प्रकार के संयोग से मिलकर बनता है। लेकिन क्या भिन्नताएं होती हैं कि दोनों का अलग अलग नाम है। एक को द्विक लवण कहते हैं और एक को जटिल लवण कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है इसको पढ़ते हैं। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी आता है कि द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात मैं बताऊंगा। दो सरल लवण में लेके पहले एग्जाम्पल दे के मैं बताता हूँ, समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि एक K2SO4 है, एक लवण है। कैसा लवण है? सरल लवण। इसका जलीय विलयन और Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये भी एक सरल लवण है, ठीक है, सरल लवण के जलीय विलयन में, ठीक है, 24H2O। अब ये क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं। ये भी सरल लवण है, ये भी सरल लवण है। इस सरल लवण के जलीय विलयन में हम जलीय विलयन को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो कौन सा लवण प्राप्त होगा? योगशील लवण प्राप्त होगा। और जब हम इसको मिलाते हैं तो हमको मिलता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है। आप सभी को इसका नाम मालूम होगा। इसको कहते हैं एलम। एलम यानी कि फिटकिरी। आप सभी ने फिटकिरी को ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो ये जो फिटकिरी है ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपने फिटकिरी भली भांति देखी होगी, ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप फिटकिरी देखे होंगे। दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे फिटकिरी का यूज किया जाता है। अगर पानी को प्यूरिफाइड करना हो, यानी कि पानी की गंदगी को अगर नीचे बैठाना हो, तो अगर हम पानी में अगर फिटकिरी डाल दें तो उसका गंदगी जो है वो क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो फिटकिरी जो है क्या होता है? सरल लवण K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन को क्या करते हैं? मिला देते हैं और मिला के पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, यानी कि पुनः उसको ठोस बनाते हैं। तो उस प्रकार जो लवण प्राप्त होता है, ये सॉलिड स्टेट में है, उस प्रकार जो लवण प्राप्त होता है उस लवण को हम द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। और इसके जलीय विलयन को, यानी कि इसको अब फिर पानी में आप डालिए। किसको? ये जो फिटकिरी प्राप्त हुआ है इसको आप फिटकिरी में क्या बोलते हैं, उसको जलीय विलयन में डालिएगा तो इसमें जितने भी, यानी कि जिन जिन लवणों से मिलकर बना था, और वे लवण, ये जो है, ये जो आपका द्विक लवण है जिन सरल लवणों से मिलकर बना था, और सरल लवण में जितने भी आयन थे उन आयनों में ये क्या होता है? टूट जाता है। यानी कि ये जो है K+ दे देगा, इसमें K+ है, SO4 2- दे देगा, SO4 है, Al3+ देगा। यानी कि इस तरह सभी आयनों में क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं, अगर विघटित हो जाते हैं तो वैसा लवण क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब जटिल लवण के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं दे रहा हूँ KCN, ठीक है, 2KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड को हम लोग डाल देते हैं FeCN2 में, ठीक है। ये सरल लवण है और ये सरल लवण है। दोनों को जब आप मिला देते हैं, ठीक है, 2KCN और FeCN2 को जब आप इसको मिलाते हैं तो निर्माण होता है K4FeCN4, ठीक है। ये निर्माण होता है, ये इस प्रकार का सॉलिड बनता है, यानी कि इस प्रकार का लवण निर्माण होता है। और इस प्रकार के लवण को आप जब जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है, यानी कि जल में डालते हैं, तो क्या होता है कि 4K+ में ये टूट जाता है, यानी कि पोटेशियम आयन देता है। उसके बाद क्या देता है कि FeCN
CN4 ये इकट्ठा देता है। कहने का मतलब कि ये द्विक लवण और जटिल लवण दोनों जो हैं सरल लवणों के जलीय विलयन को आपस में मिलाने के फलस्वरूप और मिलाकर पुनः क्रिस्टलीकरण करने के फलस्वरूप प्राप्त हुए। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो लवण है, द्विक जो लवण है, इसको पुनः आप जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये क्या होते हैं कि जिन सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं उन सरल लवणों के आयनों में पूर्णतः क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि उनके आयनों का टेस्ट देते हैं। K दे देगा, SO4 दे देगा, एल्युमिनियम Al+3 दे देगा, SO4-3 देगा, यानी कि प्रत्येक आयनों में टूट जाएगा। लेकिन ये जो है इसके आयन क्या है, K+Cn- साइनाइड है, यहाँ पे Fe है और Cn है, या ठीक है, लोहा और साइनो आयन है। ठीक है, लेकिन अब इस प्रकार जो आपका लवण बना, इसको पुनः आप जब जल में डालेंगे तो केवल K+ देगा और कुछ आयन जो है इसमें छिप जा रहे हैं, ये पुनः नहीं टूट रहे हैं। यहाँ पे था कि प्रत्येक आयन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आयन नहीं टूटेंगे। यानी कि इस प्रकार का जो लवण है, जटिल लवण जो है, वह क्या होते हैं कि जिन सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं उन लवणों का टेस्ट, उन लवणों के आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं। यानी कि ये जटिल लवण जो हैं, जिन सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं उन लवणों के आयनों में पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, उनका टेस्ट नहीं देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे साइनो यानी साइनाइड जो है, साइनाइड अगर आप चख लेते हैं तो क्या होता है, ये एक पॉइजन की तरह कार्य करता है। आदमी मर सकता है अगर साइनाइड को चखे तो। यहाँ पे और यहाँ पे अगर इसको आप चखते हैं तो मर सकते हैं, इसको चखते हैं तो आप मर सकते हैं। लेकिन ये दोनों मिल जाए और मिल के ये बनाए और उसके बाद पुनः उसको आप जलीय विलयन में डाल दें, उसके बाद आप उसको टेस्ट कीजिए, उसके बाद टेस्ट करने के बाद ये जहरीला नहीं रह जाता है। यानी कहने का मतलब कि यह जो लवण है यानी कि जटिल लवण जो है, जिन सरल लवणों से मिलकर बना, उनके आयनों का टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी कि इनके गुण में परिवर्तन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ आयन क्या है, इसमें छिप जा रहे हैं, ये पूर्णतः विघटित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लवण क्या कहलाते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई मतलब बड़ा नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली टॉपिक्स नहीं है, एकदम सिंपली एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग समझें। देखिए, सिंपल साल्ट यानी कि सरल लवण, ऐसे लवण जो दो प्रकार के आयनों से, धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उसको सरल लवण कहते हैं। इसका काम नहीं है। अब एडिशनल लवण, योगशील लवण, योग यानी कि जोड़ना, किसका जुड़ा, तो सरल लवण के जलीय विलयन को आपस में मिलाएंगे और मिलाकर पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, पुनः ठोस में तब्दील करेंगे और इस प्रकार जो लवण प्राप्त होता है उसको योगशील लवण कहते हैं। अब योगशील लवण दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और जटिल लवण। ये दोनों लवण क्या हैं, योगशील लवण है, यानी कि दोनों सरल लवणों के मिलाने से ही बनते हैं। लेकिन इनमें और इनमें अंतर क्या है कि द्विक लवण ऐसे लवण जो दो सरल लवणों के जलीय विलयन को आपस में मिलाने के फलस्वरूप मिलाकर क्रिस्टलीकरण करने के उपरांत प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो हैं अपने सरल लवणों के आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं, यानी कि जब आप इसको जलीय विलयन में डालते हैं, इस प्रकार के लवणों को जलीय विलयन में डालते हैं, तो यह जो है जिन सरल लवणों से मिलकर बना होता है उनके आयनों में क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। यानी कि जिन सरल लवणों से मिलकर बना होता है और उस सरल लवण में जो आयन होते हैं, ये जो लवण हैं उन आयनों को देते हैं जलीय विलयन में। लेकिन इस प्रकार के लवण जो हैं, जटिल लवण जो हैं, ये लवण जो हैं सरल लवण और सरल लवण के जलीय विलयन को मिलाने के फलस्वरूप और पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो जटिल लवण प्राप्त होता है। लेकिन इन अंतर क्या है कि ये इस प्रकार के जो लवण हैं उनको पुनः जलीय विलयन में आप डालिए तो क्या होते हैं कि कुछ आयन छिप जाते हैं, यानी कि जिन सरल लवणों के मिलने से ये बनते हैं
उन लवणों के सभी आयन को ये मुक्त नहीं करते हैं। तो बस यही इन दोनों में अंतर है। तो दोस्तों द्विक लवण और जटिल लवण का में दो अंतर जो है, इन दोनों में जो अंतर है उसका हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। चलिए आप लोग देखिए। तो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट, यानी कि द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है, जो आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है। मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। ये जो है डबल साल्ट जो है, एक नंबर है डबल साल्ट द्विक लवण, ये केवल ठोस अवस्था में ही स्टेबल होते हैं, अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। और ये जो है ठोस और द्रव दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। ये केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं और ये ठोस और द्रव दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि इनका जो गुण है, यानी कि द्विक लवण का गुण है, इनका जो गुण है अवयवी यौगिकों के गुणों के सदृश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विक लवण जो है जिन सरल लवणों से मिलकर बना होता है, उन सरल लवणों का गुण इस द्विक लवणों के गुण की क्या होता है, समान होता है। यही ये कह रहा है। तो इनका गुण इनके अवयवी यौगिकों यानी जिन सरल लवणों से मिलकर ये बना है उन्हीं के समान होता है, सदृश होता है। और ये कह रहा है कि इनका गुण अवयवी यौगिकों के गुणों के बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि विलयन में ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो द्विक लवण है, जो आपके बोर्ड पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसको आप जैसे ही जल में डालिएगा, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको आप जैसे ही क्या करते हैं वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है, तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है। जितने आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में बिल्कुल पूर्णतः क्या होता है, टूट जाता है। तो कह रहे हैं कि ये विलयन में आप जैसे ही इसको डालेंगे, नहीं सॉलिड स्टेट में तो ये अपना अस्तित्व कायम रखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको जल में डालते हैं, जैसे ही विलयन में डालते हैं, तो यह पूर्णतः क्या होता है, आयनों में जितने आयनों से मिलकर बना होता है उन आयनों में ये टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जटिल आयन, जो जटिल है, नाम ही है जटिल, तो ये जो है कुछ आयनों को छिपा लेता है, यानी कि जलीय विलयन में जाने के बावजूद भी यह उन आयनों को नहीं देता है जिन आयनों से मिलकर ये बना होता है, उन आयनों का टेस्ट नहीं देता है। यानी कि ये जो है विलयन में ये जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं, जैसे ही विलयन में जाएंगे टूट जाएंगे, विलयन में अपना अस्तित्व खो देंगे। ये जटिल होने का विलयन में जाएगा, अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, यानी कि टूटेगा ही नहीं। तो विलयन में ये अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, नहीं खोते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये फिटकरी का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका फार्मूला K2SO4Al2SO4O3 24H2O। ये जो है इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ। इसका नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। मैं बताऊंगा किस तरह नाम लिखा जाता है। आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम, और उससे भी पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि यहाँ पे ये दो जो दिया गया है, ये सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पे जो Fe है उसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल ये टॉपिक 11th का है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। और फिर ये कैसे नाम लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया उसका कैसे IUPAC नेम लिखते हैं, वह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। ठीक है। तो ये आप लोग अब नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बिल्कुल करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।